तो आइए स्टार्ट करते हैं पॉलिटी की एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ को। आज का पहला क्वेश्चन है, मैच करना है आपको फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को और हमने कहाँ से उन्हें डिराइव किया है। तो जैसे कि कई बारी मैं अपनी इन वीडियोस में बता चुकी हूँ कि डीपीएसपी हमने आयरलैंड से ली थी, फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ली थी, कॉन्करेंट लिस्ट इन दी यूनियन एंड स्टेट रिलेशंस ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट विद ग्रेटर पावर टू द यूनियन ये कनाडा से दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। तो आपको पता है कि मेजॉरिटी किस टाइप की होती है, सिंपल, फिर एक स्पेशल विथ रेटिफिकेशन फ्रॉम स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बिल जब आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जब आता है तो उसको दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में पास कराना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के लोक वित्त इंडियन पब्लिक फाइनेंस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के लोक सेवा से संवितरण संसद के मत के अध्याधीन है। दूसरा है, भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए संचित निधि, लोक रेखा और आकस्मिक निधि का उपबंध है। रेल बजट में विनियोजन तथा संवितरण अन्य विनियोजनों और संवितरणों की तरह ही संसद के समान नियंत्रण के अधीन है। पहला स्टेटमेंट, डिसबर्समेंट फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया आर सब्जेक्ट टू द वोट टू द ऑफ पार्लियामेंट। तो अगर आपको पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से कोई भी अमाउंट बाहर लेनी है, मनी, कोई पैसा बाहर निकालना है उससे, तो उसके लिए वोटिंग नहीं होती है। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप स्कीम्स के अकॉर्डिंग पब्लिक अकाउंट से निकाल सकते हैं पैसा, लेकिन अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से किसी भी तरह का अमाउंट विड्रॉ करना है उसके लिए वोटिंग होती है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है और बाकी के दो स्टेटमेंट जो है वो सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 1935 में के भारत सरकार अधिनियम की कुछ विशेषता थी, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी सही है। डायरार्की, अबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन दी गवर्नर्स प्रोविंसेस, ठीक है, गवर्नर प्रांतों में द्विज शासन की समाप्ति, अबॉलिशन ऑफ डायरार्की इन द स्टेट। तो आपको पता है 1935 में डायरार्की को स्टेट से रिमूव कर दिया गया था, ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दे दी गई थी प्रोविंसेस को। तो पहला वाला सही हो जाता है। दूसरा है, गवर्नर्स को विधायी क्रिया से निषेधाधिकार की शक्ति तथा स्वयं द्वारा विधि बनाना, ठीक है, पावर ऑफ द गवर्नर्स टू वीटो लेजिस्लेटिव एक्शन एंड टू लेजिस्लेट ऑन देयर ओन। तो ये भी सही है, ये पावर भी 1935 में गवर्नर्स को दी गई थी। और आखिरी, एबोलिशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, तो ये गलत है क्योंकि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कम नहीं किया गया था। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको और बढ़ाने की कोशिश में लगी हुई थी, इसलिए थर्ड वाला गलत हो जाएगा, फर्स्ट है सेकंड सही है। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन कब से स्टार्ट हुआ था? 1909 के एक्ट से स्टार्ट हुआ था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946, ठीक है, तो ये बात सही है। 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही असेंबली को कैसे चूज़ किया गया था, जो भी प्रोविंशियल असेंबली थी वहाँ से लोगों को इलेक्ट किया गया था और कुछ मेंबर्स नॉमिनेट भी किए गए थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ही सही है, बाकी जो भी स्टेटमेंट्स में दिए गए हैं वो गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिले में सबसे बड़ी फौजदारी अदालत जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत होती है, तो ये सही बात है। दूसरा है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है, ये भी सही बात है।
तीसरा है कि जिला न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक की विधि कार्य का अनुभव होना चाहिए या उसे संघ या राज्य की न्यायिक सेवा का अधिकारी होना चाहिए। तो ये भी सही है, क्राइटेरिया है इसमें। जब सत्र न्यायालय मौत की सज़ा देता है तो इसका कार्यान्वयन करने से पहले उसे उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। ठीक है, अगर सेशन कोर्ट कोई भी किसी को भी डेथ सेंटेंस देता है तो वो हाई कोर्ट से कंफर्म होती है, मतलब वो बिना हाई कोर्ट की कंफर्मेशन के किसी को भी डेथ सेंटेंस नहीं दिया जा सकता। सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है कौन सा। लोकसभा के अध्यक्ष को यह अधिकार है कि वह लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए विघटित कर सकता है, परंतु 17वां के उपरांत सदन का सत्र आहूत करने के लिए अधिकारी केवल राष्ट्रपति को है। ठीक है, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द पावर टू एडजॉर्न द हाउस साइन डाई बट नॉन प्रोरोगेशन इट इज़ ओनली द प्रेसिडेंट हु कैन समन द हाउस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के जो भी अध्यक्ष होते, स्पीकर होते, वो चाहें तो अनलिमिटेड टाइम के लिए हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं। कभी कभी ऐसे कुछ केसेस हो जाते हैं संसद में कि उसको हमें एडजॉर्न करना पड़ता है, तो वो स्पीकर जब बिना किसी नेक्स्ट डेट को बताए हुए हाउस को एडजॉर्न कर देते हैं, उसको एडजॉर्न साइन डाइंग कहते हैं और वो स्पीकर करता है। लेकिन अगर प्रोरोगेशन है, ठीक है, तो समन करने की पावर से प्रेसिडेंट के हाथ में होती है। तो यही डिफरेंस होता है प्रोरोगेशन और एडजॉर्न साइन डाइन के बीच में। फिर अगला पॉइंट है, जब तक भंग नहीं किया जाता है या कार्यकाल का विस्तार नहीं होता तब तक 5 साल की अवधि के अंत में लोकसभा का स्वतः विघटन होता है, भले ही राष्ट्रपति द्वारा विघटन का कोई औपचारिक आदेश जारी नहीं किया गया हो। हाँ, उसका टर्म जैसे ही ख़त्म हो जाता है तब लोकसभा अपने आप एंड हो जाती है, उसका टर्म अपने आप ख़त्म हो जाता है, भले ही प्रेसिडेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन आए या फिर ना आए। तीसरा है, लोकसभा का अध्यक्ष इसके विघटित होने के उपरांत तब तक उसका अध्यक्ष बना रहता है जब तक नई लोकसभा का प्रथम सत्र नहीं हो जाता। स्पीकर की पोस्ट खाली नहीं होती, लोकसभा डिसॉल्व भी हो जाती है, उसके बाद भी स्पीकर अपनी पोस्ट में बने रहते हैं। जब तक नई सरकार नहीं बन जाती और नई लोकसभा नहीं आ जाती तब तक स्पीकर की पोस्ट जिस इंसान के पास होती है वो उसी के पास रहती है। तो स्पीकर को लोकसभा के डिसॉल्व होने के बाद भी अपनी पोस्ट मेंटेन करने की अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें अब निकालना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए ऐसे कारण जिन पर वह आधारित है देना आवश्यक है। इन लोकसभा नो कॉन्फिडेंस मोशन हैज़ टू सेट आउट ऑफ द ग्राउंड ऑन विच इट इज़ बेस्ड। तो ये इसलिए करेक्ट नहीं है क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन बिना किसी रीज़न को बताए हुए भी दिया जा सकता है। अपोजिशन यूजुअली ऐसा तब करती है जब उन्हें लगता है कि जो करंट गवर्नमेंट है, सरकार जिसकी चल रही है, उनके पास में इतने अब मेजॉरिटी नहीं बची है, तो मेजॉरिटी को प्रूफ करने के लिए भी नो कॉन्फिडेंस मोशन वहाँ पे लाया जा सकता है अपोजिशन के द्वारा कि आपको अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करनी है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का सही वर्णन करता है। तो 4th शेड्यूल के बारे में पूछ रहा है और ये क्वेश्चन एक बार हम पहले भी कर चुके हैं, तो वो राज्यसभा में सीट्स को लेकर के बनाया गया। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के आधार पर ही बनाई गई थी और उसका नाम भी कुछ यही था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट।
1919 का। भारत के उपराष्ट्रपति को प्रदुष्ट करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जाता है? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और उनका रिमूवल प्रोसीजर भी वहीं होता है। भारत के संविधान में से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? तो फॉरेस्ट के बारे में है कि वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, ये गलत है, फॉरेस्ट कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं आता। स्टॉक एक्सचेंजेस कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, तो ये सही है। ये आपको याद करना है कि स्टॉक एक्सचेंज कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यों का विचार करिए, इनमें से कौन सा सही है वो बताना है। चुनाव आयोग के ऊपर ये क्वेश्चन है। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन का आदेशन, निर्देशन तथा संचालन कराना तो चुनाव आयोग का कार्य है, तो सही बात है, उसका होता है, इलेक्शन कमीशन का ही होता है। संसद राज्यों के विधायकों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों को निर्वाचन नामावली तैयार करना, ये भी इलेक्शन कमीशन। दूसरा स्टेटमेंट है, संसद राज्यों के विधायकों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनावों की निर्वाचन नामावली तैयार करना, तो ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। चुनाव लड़ने वाले व्यक्तियों तथा राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना तथा राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। फिर चुनाव विवादों के अंतिम निर्णय की उद्घोषणा, तो ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम। फोर्थ वाला नहीं होगा, चुनाव विवादों के में अंतिम निर्णय लेना, डिसीजन लेने का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं होता है। 1, 2, 3 ये इसका आंसर होगा। और आज की सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सही स्टेटमेंट निकालना है। तो भारतीय योजना आयोग भारत में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय है, यही स्टेटमेंट गलत हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। प्लानिंग कमीशन हाईएस्ट डिसीजन बॉडी नहीं होती है, हाईएस्ट डिसीजन बॉडी कैबिनेट में आ सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए इसके दो स्टेटमेंट बाद वाले दोनों सही हैं, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इसका आंसर 2 और 3 होगा।